So welcome to my channel CA Anjali Jain classes to all my dear CA intern and CA final students. So in the last class what we completed was professional judgment and professional skepticism, and in this particular video this will be dedicated wholly and solely to the inherent limitation of an audit. एंड टॉपिक अपना कौन सा चल रहा है अगेन ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये अपना ऐसे 200 है। एंड ऐसे 200 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नोट्स एंड देन वी विल कम टू आवर बुक, राइट? तो सबसे पहले नाम से क्या पता चल रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस, यानी ये तो प्री अजम्पशन है कि ऑडिट में लिमिटेशंस होगी ही होगी। किस चीज की? अब एक बार बताओ, जैसे आप हो, आपको भी नहीं पता कि अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है, तो एक ऑडिटर किस तरीके से गारंटी देते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है? ऑडिटर ज्योतिष नहीं है जो उसको आगे पीछे सारे की खबर होगी, नहीं। ऑडिट में भी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती है जिनका हम बात करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो पहले फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं एंड देन हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल हर एक चीज को डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद हम दोबारा से आ जाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे। अगर तुम्हें ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो यहाँ से मेरा इनहेरेंट लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो, चलते जाओ यहाँ तक आओ, फिर नेक्स्ट पेज, फिर देखो आगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसमें भी अलग अलग बुलेट पॉइंट है। देन उसके बाद टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें अलग बुलेट पॉइंट्स है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अलग पॉइंट्स है। फिर उसके बाद अदर मैटर एंड डेट अफेक्ट द इनहेरेंट लिमिटेशंस, वो अपने पास अलग है, बट ये आपको कब समझ आएगा? जब आप यहाँ पे ये वाले एसेस पढ़ चुके होगे और इसमें हमें क्या लगेगा? टाइम। जैसे ऐसे 240, ऐसे 550, उसके बाद ऐसे 250, फिर उसके बाद ऐसे 570, ये रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में रिस्पेक्टिव एसेज के टॉपिक में हम देख लेंगे, ठीक है? फिलहाल ऐसे 200 के लिए इसका तो हमें रट्टा ही मारना पड़ेगा, बट उससे पहले ऐसे 200 में जितने कंटेंट है, जितने 3 अपने टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशन के, उसको हम अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, राइट? और जो ऐसा बात नहीं है कि जो अदर मैटर्स है उसको मैं समझाऊंगी नहीं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर फॉर पर्पस ऑफ ऐसे 200। लेट्स बिगिन विद इट। द नेचर ऑफ ऑडिट, सॉरी, सो द टॉपिक इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? यानी कि ऐसी लिमिटेशंस, ऐसे रिस्क जिसको चाह कर भी कम नहीं किया जा सकता, ठीक है? द ऑडिटर, अब ये मैजिकल लाइन है इस टॉपिक की, द मैजिकल लाइन, इट्स मैजिक। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कांट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिटर से हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि जो ऑडिट रिस्क है उसको वो क्या कर दे, जीरो तक लेके आ जाए। नहीं, जीरो तक नहीं लेके आ सकता। इसी वजह से तो हम बोलते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू गिव द रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सी अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस। क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, the auditor is not expected to and can't reduce audit risk to zero and can't therefore obtain absolute assurance। absolute assurance का मतलब 100% गारंटी, जो कि एक ऑडिटर नहीं दे पाएगा। that the financial statements are फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड मैंने बताया था इंटेंशनल मिस्टेक, एरर अनइंटेंशनल मिस्टेक। दिस इज बिकॉज देयर आर inherent limitations of an audit which results in most of the audit evidence on which auditor draws conclusion and basis the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। कंक्लूड नहीं करेगा, वो परसुएट करेगा, रीजनेबल अश्योरेंस देगा। इट विल नॉट बी अ गारंटी दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ही दिखाए, ठीक है? द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट अराइज फ्रॉम, अब इनहेरेंट लिमिटेशन किस किस वजह से आती है? पहला अपने पास है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन उसके बाद है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड द नीड फॉर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस को। तो हम पहली इनहेरेंट लिमिटेशंस पे आ जाते हैं।
जैसे ये मैजिकल लाइन तो मैंने पढ़ा दी आपको, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट की, थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू भी दिया, बट नाउ वी विल बी गेटिंग us through with the details of the inherent limitation, which are nature of financial reporting, nature of audit procedure and timeliness and cost. सबसे पहले आ जाते हैं the nature of audit procedures. किस पे आ रहे हैं हम? the nature of audit procedure सेकंड वाली पहले पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद टाइमलीनेस एंड कॉस्ट पढ़ेंगे, देन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला लाइन ही क्या होगा? देयर इज प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑडिटर है वो कोई भी लाइन आइटम चेक कर रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसको शोर शॉर्ट हर एक चीज का एविडेंस मिल ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे तो लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट लग जाएगा अगर मैनेजमेंट नहीं देगी ऑडिटर को कोई ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। बट हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज का, जैसे कि सबसे पहले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब जैसे मान लो मैं ऑडिटर हूँ, मैं गई मीरा एंड कंपनी की ऑडिट करने, ठीक है। मीरा एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें जो रिवेन्यू है वो कितना आ रहा है? 1 करोड़ का आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 CR का। तो अब ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा ऑडिटर टू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट बीइंग रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें क्या होगा? ऑडिटर सेल्स रजिस्टर से इसको चेक करेगा कि 1 CR है, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 CR दिख रहा है, सेल्स रजिस्टर में भी टोटल कितना जा रहा है? 1 CR का जा रहा है। फिर इसको वो कोरिलेट करेगा जो भी एंटिटी ने जीएसटीआर भरी होगी, जीएसटी रिटर्न्स भरी होगी। आपको पता है ना कि हम सेल्स का जितना भी रिकॉर्ड होता है वो किस में देते हैं? GSTR 1 में देते हैं। तो यहाँ पे उसने सारे इनवॉइसेस देखे, ठीक है, कि 1 CR की ही सेल्स क्या करी है, कंपनी ने रिपोर्ट करी है इन जीएसटी। फिर उसके बाद बैंक रिसीट, अब जितना उसने सेल किया था 1 CR, बैंक रिसीट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, जितना सेल किया है ऑनलाइन वो सारा मेरे पास प्रॉपर बैंक रिसीट में आ रहा है, राइट। तो ये मेरा केस था। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि कोई गड़बड़ है। बीइंग ऑडिटर मैंने सेल्स रजिस्टर भी चेक कर लिया, मैंने जीएसटी रिटर्न्स भी चेक कर ली, बैंक रिसीट्स भी देख ली एंड इवन कैश भी काउंट कर लिया इन केस ऑफ कैश सेल्स, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ? साइड रिवेन्यू भी था 8 लाख, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश सेल्स की गई थी, क्या की गई थी? कैश सेल्स। वो कैश कभी भी बिजनेस में लेके ही नहीं आया गया, ठीक है। तो जो ये 8 लैक्स है, और ये कौन सी इंडस्ट्री है? ये सर्विस इंडस्ट्री है। इसको हम इन्वेंट्री से चेक कर ही नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग तो नहीं, चलो ठीक है, आईटी सर्विस इंडस्ट्री है ये। आईटी सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री होती ही नहीं है। तो मैं अगर मान लो मैंने कुछ सेल्स किया है तो मैं उसको भी चेक नहीं कर पाऊंगी कि कितना इन्वेंट्री आउटफ्लो हुआ, मेरे तो सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश सेल्स हुआ जिसको कि मैं इन्वेंट्री से भी कोरिलेट नहीं कर पाऊंगी, तो 8 लाख जो है मेरी बुक्स में कभी आए ही नहीं, और ना ही ये सिस्टम में बुक किए गए, और ना ही कहीं पे डिस्क्लोज है। ये सिर्फ किसको पता है? मैनेजमेंट को पता है। किसको पता है? मैनेजमेंट को पता है। पीएल में 1 CR था, मैनेजमेंट ने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, ठीक है। ऑडिटर को शक भी नहीं गया कि ये 8 लैक्स का जो सेल है वो हिडन है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है? प्रैक्टिकल इनएबिलिटी आ जाती है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो तो हमें पता चल गया, कोई भी बड़ा बिजनेस है आज की डेट में तुम्हें लगता है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं रखेगा? फेक चीजों के लिए भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखती है बड़ी कंपनी। तो यहाँ पे ऑडिटर के पास क्या आ जाती है? प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ जाती है। कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन में भी क्या, कि मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और ये मैंने तुम्हें क्या बताया? एक केस बताया हिडन सेल्स का, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? फ्रॉड विथ सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग। सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, मतलब मैंने वेल प्लान्ड तरीके से फ्रॉड करने का कोशिश किया है, ठीक है। प्लान्ड तरीके से मतलब कि मैं सारे डॉक्यूमेंट जनरेट करने वाली हूँ, फेक चीज को भी मैं क्या दिखाने वाली हूँ? प्रैक्टिकली रियल दिखाने वाली हूँ। तो फ्रॉड विथ सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग। कल्यूजन, कल्यूजन मतलब कि मिली भगत। अब ये क्या है? मेरी अगेन मेरे पास एक सर्विस इंडस्ट्री का क्लाइंट है जिसमें कि क्या हो रही है? परचेजेस है। परचेजेस मेरा लाइन आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। तो इसमें क्या हुआ?
इसमें 50 लैक्स का परचेजेस दिखाया हुआ है। अब इसकी भी बाइफरकेशन है कुछ। 40 लैक्स का तो अदर देन रिलेटेड पार्टी किया गया था। अब जो इस कंपनी का डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर ने प्रपोज किया कि मेरा जो वाइफ है उसका काफी नॉलेज एंड स्किल है इस पर्टिकुलर आईटी सेक्टर को लेके, एंड आपको वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट ये सब डिजाइन करके दे सकती है अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना का कॉस्ट थी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की, वेबसाइट बनाने की, जितना भी एसईओ वाला वर्क होता है वो सब, उसका जो चार्जेस है वो 10 लैक्स का लिया गया। ठीक है। और 10 लैक्स का इनवॉइस भी जनरेट किया गया, जीआरएन भी बनाया, पेमेंट थ्रू बैंक भी हुई। यहाँ पे सारे जो ट्रेसिंग एविडेंसेस है वो सारे क्रिएट किए गए, बट एक्चुअल में जो 10 लैक्स था उतनी तो वो सर्विस थी भी नहीं। वो कितने की थी, 5 लैक्स तक का ही सर्विस थी, उसका कॉस्ट ही इतना होना चाहिए था, बट हमने जब परचेज किया तो उसको 5 लैख की जगह कितना दिखा दिया, 10 लैख। और क्योंकि अब जो डायरेक्टर है वो कंपनी के लिए क्या होता है, रिलेटेड पार्टी होता है, और डायरेक्टर के जितने भी क्लोज मेंबर्स हो गए वो भी कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। तो रिलेटेड पार्टी के साथ आपसी मिली भगत करके कंपनी ने क्या किया, परचेज को इन्फ्लेट कर दिया। क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। और यहाँ पे फ्रॉड क्या हो गया कि मतलब फेक सर्विसेज थी जिसका कॉस्ट 5 लाख था और आप उसको 10 लाख दिखा रहे हो। ठीक है। देन उसके बाद है नो लीगल पावर। नो लीगल पावर को समझते हैं। अभी पहले मैं नोट से तुम्हें गो थ्रू करा रही हूँ, पीछे की स्टोरीज बता रही हूँ, तब जाके तुम्हें टेक्स्ट समझ आएगा और तब तुम इंटर रिलेट कर पाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ अब समझ आ रहा है। तो कीप पेशेंस विद मी। ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है, लीगल एंड प्रैक्टिकल इनएबिलिटी कहाँ से आ सकती है कि ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं होती है। जैसे अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, सीबीआईसी और सीबीडीटी। तो इनके पास पूरा पूरा पावर होता है कि अगर जो इंसान जो असेसी स्क्रूटनी में आया है उसके ऊपर असेसमेंट एंड प्रोसीडिंग्स लग रही है, तो वहां पे सीबीडीटी एंड सीबीआईसी के पास पूरा पूरा पावर है सर्च सीजर एंड रेड मारने का राइट। बट ऑडिटर के पास एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये अथॉरिटी ये राइट्स नहीं है। ठीक है। ऑडिटर जब क्लाइंट की ऑडिट कर रहा था तो उसको शक होता है कि जो 25 लाख का पेमेंट हुआ है किसी पार्टी को, जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ होगा, वो क्या है, फेक है। अननोन पार्टी को 25 लैक्स का पेमेंट किया गया है। तो ऑडिटर ने क्या किया, मतलब बैंक स्टेटमेंट में उसने देखा कि 25 लैक्स क्या हुए हैं, दिए गए हैं अननोन पार्टी को। ठीक है। तो उसने ये चेक किया। अब वो इंक्वायरी कर रहा है मैनेजमेंट से। किससे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि ये कौन सा वेंडर है, क्या सर्विसेज देता है, क्या रैशनल था कि आपने इसको 25 लाख का पेमेंट दिया। मैनेजमेंट ने ना तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, अग्रीमेंट दिखाया जो कि वेंडर के साथ किया होगा, ना ही वेंडर की पूरी डिटेल्स डिस्क्लोज की। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया कुछ डिटेल्स। किस बेसिस पे उसने क्या बोला कि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, कि हम ऑडिटर को भी नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस लग गई और ऑडिटर इस चीज में कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उसको शक हो रहा है तो वो, ऐसा नहीं है कि अलमारी का ताला तोड़ेगा और फिर डॉक्यूमेंट्स निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ऑडिटर कांट रीड ऑफिस, कांट चेक पर्सनल अकाउंट्स, कांट सीज हिडन डॉक्यूमेंट्स। जब तुम इनकम टैक्स में पढ़ोगे ना, सर्च सीजियर वाला जो चैप्टर है, तब तुम्हें और ज्यादा लिंकिंग बैठेगी इस चीज की। ठीक है। जो कि आपके सीए फाइनल के ग्रुप 2 में है। और आई थिंक सीए इंटर का तो पता नहीं मुझे है या नहीं, बट सीए फाइनल में तो है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या समझना चाह रहे हैं कि अगर सस्पेक्ट है, शक है ऑडिटर को कि कुछ ऐसा झोल हो रहा है, और मैनेजमेंट इस नाम पे कि कॉन्फिडेंशियल डील है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रही है, तो ऑडिटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो ताले वाले नहीं तोड़ पाएगा, छत की पीओपी नहीं तोड़ पाएगा वो। ठीक है। तो ये क्या थी, नो लीगल पावर टू दी ऑडिटर। तो ये अपना क्या था, सेकंड लिमिटेशन थी, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं और उसको रिलेट करते हैं अपने नोट से, सो दैट कि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है। ये सिर्फ बैक स्टोरी थी। बैक स्टोरी में भी थोड़ा समराइज कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। पहले हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, रिवेन्यू कुछ था,
उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जितना भी रेवेन्यू था मेरे पास, बट एक्चुअल में एक 8 लाख की हिडन सेल भी थी। ठीक है। फिर सेकंड, फ्रॉड विद सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग, आरपीटी के साथ क्या कर लिया हमने, कलूजन कर लिया और फेक परचेज दिखा दी, इन्फ्लेट कर दिया अपने एक्सपेंसेस को ताकि टैक्स बचा पाए। टैक्स कैसे बचेगा, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी बच जाएगा, राइट। देन उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था नो लीगल पावर का, कि अगर कुछ सस्पेक्ट भी है तो ऑडिटर ताला नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है। ये तीन चीजें देखी थी। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं एंड क्लैरिटी लेते हैं। देर आर प्रैक्टिकल, हम किसकी बात कर रहे हैं, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर के नेचर की बात कर रहे हैं। There are practical and legal limitations on auditors' ability to obtain audit evidences. For example, there is possibility that management or others may not provide intentionally or unintentionally, हो सकता है जानबूझ के या फिर बिना जाने पूरी इंफॉर्मेशन ना दे, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कहने को तो यहाँ पे जो ओवरऑल सेल्स थी वो कितनी आनी चाहिए थी, 1.8 सीआर की आनी चाहिए थी, बट मैनेजमेंट ने कितना दिखा रखा है, सिर्फ 1 सीआर दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवेन्यू लीकेज हो रहा है, कितने का, 8 लाख का, और ये ऑडिटर को नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने उस 8 लाख की कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, वो कैश कभी भी बिजनेस में आया ही नहीं, ना ही सिस्टम में उसको लेके आया गया। ठीक है। Accordingly, the auditor can't be certain of the completeness of the information, even though the auditor has performed audit procedure to obtain assurance. Audit procedure क्या क्या उसने परफॉर्म किए थे, प्रोसीजर के नाम पे उसने सेल्स रजिस्टर पूरा चेक कर लिया था, GSTR 1 देख ली थी उसने, फिर बैंक रिसीट्स भी देख ली थी, इवन कैश काउंट भी कर लिया था, सारे ऑडिट प्रोसीजर लगा लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन उसने कर लिया। ठीक है। तो भी इट इज नॉट सर्टेन कि उसको सारे ही जो प्रूफ है वो मिल जाए और जो उसने चेक किया वो कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है। ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन। नेक्स्ट अपना है, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it. Therefore, audit procedures used to gather audit evidences may be ineffective for detecting an intentional misstatement that involves collusion to falsify documents, which may cause auditor to believe that audit evidence is valid when it is not. The auditor is neither trained nor expected to be an expert in authentication of the documentation. वो डॉक्यूमेंटेशन रियल है या फेक, इसके लिए ऑडिटर को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। ये तुम्हें ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, बट मैंने तुमको एग्जाम्पल समझा दिया जिससे कि तुम इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है। फिर है, एन ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। अब यहाँ पे क्या हुआ था, थर्ड एग्जाम्पल में, कि उसको 25 लाख का लग रहा था कि अननोन पार्टी को दिया है, उसको शक हो रहा था, बट क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थी, उसके पास कोई राइट नहीं थे कि वो डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सके, ताले तोड़ सके, पर्सनल अकाउंट्स चेक कर सके, तो वहां पे वो क्या है, हैंडीकैप्ड है। एंड ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। Accordingly, auditor is not given specific legal powers such as power of search, which may be necessary for such an investigation. Power of search उसके पास नहीं है जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है। पहली बात, इन्वेस्टिगेशन अलग होती है और ऑडिट अलग होती है। आप इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स में भी एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लॉ में भी। ठीक है। तो ये आपकी पहली इनहेरेंट लिमिटेशन थी। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, ऐसे 200, और ऐसे 200 के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसमें कि हमने पहली लिमिटेशन पढ़ी, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है। हम सारे ही ऑडिट प्रोसीजर लगा लेंगे, बट इट विल नॉट बी अ गारंटी कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये भी गारंटी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि फ्रॉड किया गया हो इन अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम के तहत, एंड उसके बाद ऑडिट ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये हमने देखा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक समरी बना देती हूँ।
तो इनकम्प्लीट, पहला हमने देखा, पहला एग्जांपल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बाय मैनेजमेंट और TCWG और अदर्स, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल। जो मैं ग्रीन इंक में लिख रही हूँ वो मेरे एग्जाम्पल है, वो आपको नहीं लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है। दे आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेक, फेक तो नहीं, हिडन ₹8 lakhs का सेल्स। और इसमें हमने पीएल में क्या था, पीएल में ₹1 CR की सेल्स थी, जो कि हमने सेल्स रजिस्टर से चेक कर लिया। सेल्स रजिस्टर GSTR 1 एंड कैश काउंट एंड बैंक रिसीट चेक, तो भी नहीं मिला, ठीक है। इससे आपको लिंकिंग बन जाएगी कि हमने इस पॉइंट में पढ़ा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, सबसे पहले तो कीवर्ड क्या रहेंगे हमारे, सोफिस्टिकेटेड, फ्रॉड क्या है, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, इन्फ्लेटेड परचेजेस, इन्फ्लेटेड परचेजेस with help of with help of RP, RP मतलब रिलेटेड पार्टी, ठीक है, विद RP। एंड वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या दिखाया गया, ऑथेंटिक दिखाएगा, किस तरीके से, इनवॉइस प्रॉपर है, उसके बाद आपका GRN प्रॉपर है, और बैंक से पेमेंट भी जा रही है, बैंक पेमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सारे ही प्रूफ है, तो ट्रांजेक्शन क्या होगी, ऑथेंटिकेटेड होगी, बट ऑथेंटिक है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। यहाँ आपका कीवर्ड रहेगा ऑडिट नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको क्या समझाया था, 25 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट, ₹25 lakhs पेड टू unknown party, no contract shown, no vendor details given, किस रीजन पे, हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमने देखा। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको साथ के साथ क्या कर दिया, समरी भी बना दिया है, एंड ये भी लिखवा दिया कि क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, सो दैट आप आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो अगर लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो आपको याद रहे कि हमने वीडियो में क्या देखा था, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं, दैट इज टाइमलीनेस एंड कॉस्ट, ठीक है।
ये भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले टाइमलाइननेस एंड कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इन ऑडिट। ऑडिटर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि उसको ऑडिट कंप्लीट करनी है और रीजनेबल अश्योरेंस देनी है विद इन रीजनेबल टाइम at reasonable cost and ensure reliable opinion but can't check everything, can't spend unlimited time or money। यानी अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती होगी। तो ऐसे में जो ऑडिटर है वो हर ट्रांजेक्शन को तो चेक नहीं कर सकता ना, कहीं ना कहीं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा अपने आप को। मान लो 1 मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो क्या वो 1 मिलियन की 1 मिलियन ट्रांजेक्शन को देख पाएगा? एंड क्या उसके पास इतना टाइम है? अगर वो हर एक क्लाइंट की 1 मिलियन की 1 मिलियन ट्रांजेक्शन देखने लग गया तो वो तो एक असाइनमेंट भी पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें? जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट प्लस रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच को लगाना पड़ता है। अब रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच क्या होती है, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट एंड टाइम इज नॉट एन एक्सक्यूज। कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको हम एक्सक्यूज़ नहीं मान सकते हैं। अल्टीमेटली हमको रीज़नेबल एश्योरेंस देनी है। रीज़नेबल एश्योरेंस देने के लिए हमें हर आइटम को चेक तो करना ही पड़ेगा, बट किस तरीके से करना है वो हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं क्या कर रही थी, इन्वेंट्री का ऑडिट, क्या कर रही थी, इन्वेंट्री का ऑडिट, जो कि 2 CR की उसकी क्या थी, वैल्यू थी। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने वॉक थ्रू लिया था सारी प्रोसेस एंड ट्रांजेक्शन्स का, तो ऑडिटर कंक्लूड की जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या है, वीक है। जो बच्चे नए हैं, जिन्हें ना पता हो, आई विल टेल यू वन थिंग कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर मैंने सेपरेट एक लेक्चर बना रखा है, जो कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिन्हें नहीं पता है पहले वो देख लेना एंड फिर यहाँ पे आ जाना। ठीक है, द कॉस्ट एंड टाइम इज नॉट एन एक्सक्यूज। इन्वेंट्री 2 CR की थी, ऑडिटर ने वॉक थ्रू लिया था, वॉक थ्रू ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिससे कि हमें पता चला कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या है, वीक है। जिसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंसिव फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री। और अगर हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो 2 CR की इन्वेंट्री का ऑडिट करने के लिए हमारी जो कॉस्ट है ऑडिट की वो कितने लग जाएगी, 2 लाख। कितना लगेगा स्टॉक काउंट में, 2 लाख लगेगा। और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वॉल्यूमिनस इन्वेंट्री पाएगी 2 CR की, तो वहां पे टाइम भी हमें कितना चाहिए, 3 डेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको पता है ऑलरेडी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो वीक है, तो वो स्किप नहीं कर सकता ये बोल के कि 2 लाख का कोर्स लगेगा और 3 दिन लगेगा, इतने में तो मैं और आइटम्स भी चेक कर सकता हूँ। तो ऑडिटर कांट स्किप दी वेरिफिकेशन जस्ट टू सेव कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद है बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। बेनिफिट एंड कॉस्ट के बीच क्या रखना है हमें, बैलेंस रखना है। जो कंपनी की टर्नओवर है वो कितनी है, 50 करोड़ की है। कितनी है, 50 करोड़। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है, यानी कि जितनी जर्नल एंट्री है वो कितनी है टर्नओवर की, 10 लैक्स है। कितनी है, 10 लैक्स। तो एक तो ऑप्शन मेरे पास है कि मैं 10 लैक्स की 10 लैक्स एंट्री को चेक करूं। ठीक है, और एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सैंपल टेस्टिंग करूं, यानी कि 10 लैक्स को पूरा पूरा चेक ना करके मैं उसमें से सैंपल रिप्रेजेंटेटिव निकाल लूँ, सैम्पलिंग यूनिट, कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर लूँ और वहाँ पे क्या कर लूँ, रीजनेबल एश्योरेंस दे लूँ, प्रोजेक्शंस बना लूँ अपने। ठीक है, जो ये प्रोजेक्शंस वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ ये हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सैम्पलिंग में पढ़ने वाले हैं। अपना एक ऐसे है, ऐसे 530 उधर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट में हम यही देख रहे हैं कि जिस चीज़ का मुझे ऑडिट करना है, अगर मैं वहाँ पे सैंपल टेस्टिंग कर लूँ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो जितना भी ट्रांजेक्शन्स अकर हुआ है उनका जो नेचर है वो क्या है, सिमिलर है और उसी सिस्टम से हुई है जनरेट। तो वहाँ पे अगर मैं 10 लाख एंट्रीज को पूरा ना चेक करूँ, वहाँ पे मैं क्या करूँ, 10 लाख में से 5,000 एंट्रीज को चेक कर लूँ, वहाँ पे मैं कंफर्ट ले लूँ, तो क्या हो सकता है
मेरा जो कॉस्ट एंड टाइम है वो बच सकता है। देखो, एक तरफ अगर मैं 10 लाख की 10 लाख एंट्रीज को चेक करूंगी तो मेरी जो कॉस्ट है वो 25 लाख आएगी। कैसे? मतलब कि मेरे खुद के भी तो एंटिटी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी भी मुझे क्या लेनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो वहां पे मेरे पास जाएगा ना उस चीज का भी पैसा। ठीक है, और सारे रिसोर्सेज को मैं उन 10 लाख एंट्रीज को चेक करने में नहीं लगा सकती हूँ। सारे ही रिसोर्स को लगा दे तो दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा मेरे। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि जो कॉस्ट है वो किस किस तरीके से लगेगी। एम्प्लॉय कॉस्ट भी, रिसोर्स कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, आर्स बेसिस भी तो हम पैसे लेते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख ट्रांजेक्शन को ना चेक करके मैं क्या करूंगी, 5,000 एंट्रीज को ही कर लूंगी चेक, जहाँ पे मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कितना बनेगा, 2 लाख का बनेगा। और उसको मैं जहाँ पे 6 महीने में खत्म करूंगी, 3 हफ्ते में वो खत्म हो सकती है। राइट? तो ये था अपना बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। फिर उसके बाद है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस। किस तरीके से? जो इंफॉर्मेशन, मान लो अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे आपको आज बतानी चाहिए थी और आज के बेसिस पे आपका डिसीजन कुछ और होता, मैंने आपको कल बताई बट आप तो डिसीजन एंड एक्शन ले ही चुके हो, तो उस इंफॉर्मेशन का रेलिवेंस रहेगा ही नहीं। अब इसको हम अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड जो है 31 मार्च 2025 का था, मेरा जो ऑडिट है वो कौन से एफ का था, FY 24-25 का। तो ऑडिट मुझे अगर मैं कंप्लीट करूंगी जून 2025 तक को, तो वो यूजफुल रहेगी, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री में जो हमारा क्लाइंट है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके ऑपरेशंस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा मार्च का जो ऑडिट है, अगर मैं जून तक कंप्लीट कर दूँ तो। बट यही अगर मार्च 25 का ऑडिट मैंने मार्च 26 में जाके कंक्लूड किया, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट रहेगी? एक साल में वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, तो एक क्लाइंट का ऑपरेशंस क्यों नहीं बदल सकता, उसकी पॉलिसीज क्यों नहीं चेंज हो सकती? तो यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन का, उस ऑडिट का कोई भी रेलिवेंस नहीं रहेगा। तो वी शुड कीप इन माइंड द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो। ठीक है, देन मेरे पास है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। ये मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था, बट डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या होता है? बेसिकली जितने भी हमारे लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो जितना ज्यादा रिस्की आइटम होगा उसमें हम उतना ज़्यादा डिटेल्ड टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि रिवेन्यू जो होता है उसको बाय नेचर इनहेरेंटली ही हम क्या मानते हैं, वो रिस्की एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कल्यूजन आरपीटी के साथ होके फ्रॉड के चांसेस रिवेन्यू लाइन आइटम में ही होते हैं। रिवेन्यू को हम इन्फ्लेट कर सकते हैं ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो क्या हो, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो मेरा जो फाइनेंशियल आइटम्स है उसका एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है। जैसे कि रिवेन्यू जो है वो 30 लैक्स का है, इन्वेंट्री 10 लैक्स की है, या अच्छा ठीक है रुपीज मैंने इन करोड़ लिखा है। तो रिवेन्यू जो है 30 करोड़ का है, इन्वेंट्री 10 CR की है, एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 5 CR का है। अब ऑडिटर की तरह अगर नहीं भी सोचोगे, आप एक कॉमन मैन भी हो, तो आप क्या सोचोगे कि रिवेन्यू का सबसे ज्यादा वेटेज है और ये हाई रिस्की एरिया भी है, तो इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा ऑब्टेन करने पड़ेंगे। और फिर ये है एक सर्विस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे इन्वेंट्री का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा और मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती है, तो वहाँ पे इसका बट रिस्क जो है वो क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडरेट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मॉडरेट टेस्टिंग। फिर उसके बाद है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वही जो हम नोट पैड खरीदते हैं, पेन, स्टिकी नोट्स, फेविस्टिक, स्टेपलर्स, ये सब होते हैं, वही स्टेशनरी आइटम्स हो गए मेरे पास, जो कि 5 CR के। ये सबसे लो रिस्की एरिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये होती है मेरी रिस्क बेस्ड ऑडिट की, जिस आइटम में जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा मेरा ऑडिट प्रोसीजर लगेगा, उतने ज्यादा मैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या पता चलता है कि मुझे किस तरीके से अपने टाइम को एलोकेट करना है। सबसे ज्यादा टाइम, 60% टाइम किस पे लगाएगा, वो रिवेन्यू पे लगाएगा, 30% इन्वेंट्री पे लगाएगा और स्मॉल एक्सपेंस पे 10% लगाएगा, या फिर शायद उससे भी कम। तो ये क्या हो गई मेरी रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। देन उसके बाद है यूज ऑफ सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग का यूज़ करना है मुझे। अगेन सैम्पलिंग तो वैसे मैं इनडायरेक्टली आपको यहाँ भी समझा चुकी हूँ कि 100% चेकिंग और सैम्पलिंग सैम्पलिंग लगाएंगे तो हमारा जो ऑडिट है वो थोड़ा जल्दी हो सकता है, बट यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आई आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप इसको अपने एंड पे एक बार रीड कर लो। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। और अगर कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी। चलो मैं समझा देती हूँ। यूज ऑफ सैम्पलिंग, टोटल सेल्स जो है मेरी कितनी हुई थी, 10 lakhs की हुई थी। इसमें नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने थे, टोटल सेल्स इनवॉइसेस 10 lakhs। अब 10 lakhs में ऑडिटर ने कितना चेक किया, 1000 इनवॉइसेस चेक किया, और 1000 में उसको एरर कितना मिला, 20 इनवॉइसेस का। तो एक तरीके से अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो मेरे पास परसेंटेज कितना है एरर का, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2% है। तो इसका मतलब जो मेरा 10 CR का सेल्स होगा उसमें 20 lakhs मेरी क्या होगी, मिसस्टेटेड सेल्स होगी। क्या होगी, मिस स्टेटेड सेल्स होगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर 20,000 इनवॉइसेस में 20 इनवॉइसेस गलत है, यानी कि 2%, तो मेरी ओवरऑल 10 CR की सेल्स में कितना मिसस्टेटेड अमाउंट हो सकता है, 2% का, यानी 20 lakhs का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट भी मैटर करेगा कि इनवॉइस कितने अमाउंट का था, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस करेंगे। ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है, हम इसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे सैम्पलिंग वाले एसे में, दैट इज एसे 530। उसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है रिस्क असेसमेंट, वेयर प्रॉब्लम में एग्जिस्ट। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रही हूँ तो मैं डायरेक्ट ऑडिट पे नहीं जंप करूंगी, पहले मैं उस क्लाइंट के बिजनेस मॉडल को समझूंगी, उस क्लाइंट के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को देखूंगी। उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, उसी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रैप एंड फैप होता है, हम पहले क्या करते हैं, रैप करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं। तो उसके तहत आई विल बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग क्यों लेते हैं हम क्लाइंट के बिजनेस की, ताकि हमें रिस्की एरियाज पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपनी है जिसमें कि रैपिड ग्रोथ हुई है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने एक न्यू ईआरपी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो टैली ईआरपी पे अपनी अकाउंटिंग करते थे, क्योंकि अब साइज जो है बिजनेस का बढ़ चुका है, रिवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, अदर ईआरपी सिस्टम पे शिफ्ट कर लिया, जैसे कि सैप पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिवेन्यू बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो हो सकता है उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी चेंज करना पड़ जाए, तो वहाँ पे रिवेन्यू रिकग्निशन रिस्क हो सकता है, यानी कि मैनेजमेंट ने गलत तरीके से रिवेन्यू को बुक किया हो सकता है। प्लस उन्होंने ईआरपी सिस्टम नया इंट्रोड्यूस किया है, टैली ईआरपी का जितना भी डेटा होगा उनको सैप पे माइग्रेट करना पड़ेगा, तो माइग्रेशन में एरर की क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास रिस्क असेसमेंट हो गया। तो मैजिक लाइन क्या रहेगी, अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड। यहाँ पे अनअवॉइडेबल रिस्क रहेगा, यानी इनहेरेंट लिमिटेशन रहेगी जिसकी वजह से मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। दैट्स वाई जो ऑडिटर है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है। क्या देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो ये अपना टॉपिक था टाइमलीनेस एंड कॉस्ट का। एक बार समराइज कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको बुक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइमलीनेस एंड कॉस्ट में सबसे पहले हमने देखा कि बेसिकली अब हम इसको समराइज करने वाले थे, सो डेट हम बुक पे आए तो आपको
ईज़िली समझ आ जाए कि हमने क्या-क्या पढ़ा था और उसको हम रिलेट कर पाएँ अपने नोट्स के एग्ज़ाम्पल से। तो टाइमलीनेस एंड कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इन ऑडिट में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो जो ऑडिटर है उसको ऑडिट को कंप्लीट करना पड़ेगा रीज़नेबल टाइम में, रीज़नेबल कॉस्ट में एंड रिलायबल ओपिनियन देना होगा। बट इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको सारा ही कुछ चेक करना पड़ेगा। ही हैव टू अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट एंड हैविंग द रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कॉस्ट एंड टाइम एक्सक्यूज नहीं होगा इसके बारे में इन्वेंट्री का एग्जांपल लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, इसमें हम देखेंगे कि मेरे को बेनिफिट कम मिल रहा है अगर मैं पूरा चेकिंग करूँगी तो, और मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। कम बेनिफिट किस तरीके से कि टाइम ज़्यादा लग रहा था, और सैम्पलिंग बेस्ड तकनीक अपनाई तो मेरा टाइम भी कम लग रहा है, कॉस्ट भी कम लग रही है, और ओवरऑल ऑडिट भी क्वालिटी अच्छी रहेगी ओवरऑल ऑडिट की। फिर टाइमलीनेस में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन उसी टाइम यूजफुल होती है जिस टाइम वो इम्पोर्टेंट है, जिस टाइम उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिस्क बेस्ड ऑडिट में देखा था कि जितना ज़्यादा रिस्की आइटम उतना ज़्यादा ऑडिट प्लानिंग, उतना ज़्यादा ऑडिट चेकिंग, उतना ज़्यादा एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमने देखा था यूज ऑफ सैम्पलिंग, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू तुम्हें दिया किसका, प्रोजेक्शंस का। फिर रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि आजकल क्लाइंट के बिजनेस में चल क्या रहा है, तो उसमें हमने रैपिड ग्रोथ एंड न्यू ईआरपी सिस्टम का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, बुक से रीड करते हैं। टाइमलीनेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, ये हम देखने वाले हैं। The matter, difficulty, time or cost involved in is not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस लाइन के लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको क्या दिया, इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया था, फॉर विच देयर इज नो ऑल्टरनेटिव और टू बी सेटिस्फाइड विद ऑडिट एविडेंसेस। जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स ही वीक थे तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप उसको ओमिट नहीं कर सकते, यहाँ पे इस चीज का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अलग अलग इंक से इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। अप्रोप्रिएट प्लानिंग असिस्ट इन मेकिंग सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो वाला आ गया कि एक्सटेंसिव चेकिंग करना है, 100% करना है, या सैम्पलिंग लगानी है, वो वाला एग्जाम्पल आ गया। फिर उसके बाद नोट विद स्टैंडिंग दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, the relevance of information and thereby its value tends to diminish over the time, and there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost। यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल आ गया कि मार्च 25 तक का ऑडिट करना था, जून में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, ऑडिट कंप्लीट कर दी, तो उसकी रिलायबिलिटी रहेगी। अदरवाइज अगर मैं अगले ही साल तक उसको पहुंचा रही हूँ चेक करने में, तो वहां तक तो हालात भी बदल चुके होंगे, जज्बात भी बदल चुके होंगे, वो वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद अब देख रहे हो कि एक एक लाइन में कितना ज्यादा मीनिंगफुल बात की गई है। अगर तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ऑडिट किसको बोरिंग लगेगी। ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है चीजों को, तब रटो। बिना समझे आप रट भी कैसे लेते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता। दिस इज recognized in certain financial reporting framework, the framework for preparation and presentation of the financial statement issued by ICI। Therefore there is an expectation by the user of financial statement that auditor will form an opinion on financial statement within a reasonable period of time and at a reasonable cost। ठीक है, recognizing it is impracticable to address all information, हालांकि हमको ये पता है कि सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना इनप्रैक्टिकेबल हो जाएगा, that may exist, or to pursue every matter exhaustively on the assumption that information is in error or fraudulent until proved otherwise। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि फ्रॉडुलेंट केस है तो हमें सारी एक्सटेंसिव चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ गया है कि चीज का जो रेलिवेंस है, जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली इट इज नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव मैनर। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑडिट एफर्ट्स टू एरियाज मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कंटेन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे क्या आ गई, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का एग्जांपल आ गया। फिर यूज टेस्टिंग एंड अदर मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग पॉपुलेशन फॉर द मिसस्टेटमेंट। ये जो लैंग्वेज है ये पता है कौन से ऐसे की है, ये ऐसे 530 की है, सैम्पलिंग की।
ऐसे 530 के साथ हम इसको और भी एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ेंगे और एलोबरेटिव वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इन लाइट ऑफ अप्रोचेस डिस्क्राइब्ड इन पैरा कंटेन हैव अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। ये वाला जो लैंग्वेज है ये हमें ऐसे 200 में लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला लैंग्वेज आपका आएगा ऐसे 300, 315 और 330 में। वहां पे जाके हम पढ़ेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे ये समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मैं आपको पढ़ाते हुए क्यों चल रही हूँ ये चीजें, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। जो ऐसे 200 के लिए रेलिवेंट है वो मैंने आपको पढ़ा है, ये वाला पैरा बेसिकली। ठीक है, बट कुछ पैराज ऐसे हैं जो अदर एसेज में डिटेल में आएंगे तो वो पूछे भी उधर ही जाएंगे, वो टेस्ट भी उधर ही किए जाएंगे, ऐसे 200 में टेस्ट नहीं किए जाएंगे। और एक बात, जो ये ऐसे 200 है वो हमारा दी वेरी फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। जब हम सब्सिक्वेंटली अलग अलग एसेज में जाते रहेंगे ना, तो आपको जैसे FRF, AFRF, इन सब का जो डिटेल है पहले से ही पता होगा। वहां पे मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो वहां जो एसेज है वो क्या हो जाएंगे, इजिली स्पीडी वे में कवर अप हो जाएंगे। तो इस बात का चिंता मत लेना कि ऐसे 200 में इतनी सारी वीडियोस है, वो इसलिए ही है क्योंकि मेरे को आपको बेस से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बेस क्रिएट हो जाएगा, चीजें आपको समझ आ जाएगी, ऑडिट की लैंग्वेज से आप रूबरू हो जाओगे, तो उसके बाद आने वाले दूसरे एसेस क्या हो जाएंगे आपके लिए, ईजी हो जाएंगे। हाँ, जैसे ऐसे 200 खत्म होगा ना, ऐसे 200 में, ऐसे 200 सीरीज में बस एक ऐसे 240 ही ऐसा है जिसमें हमें टाइम लगेगा ऐसे 200 के बाद। बाकी सारे ऐसे जो है वो कैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप सीरीज चेंज होगी, आपकी 300 सीरीज पे आ जाओगे तो न्यू टर्म्स आएगी, तो वहां पे आपको एक बार टाइम लगेगा, फिर उससे गो थ्रू होके हो जाएगा। फिर ऐसे 400 पे आओगे, वहां पे न्यू सीरीज आएगी। फिर ऐसे 500 पे आओगे, वहां पे इतना चैलेंज नहीं आएगा। तो मतलब जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ना अपना सीरीज, वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, फिर धीरे धीरे फिर वो एवरेज बन जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद है यूज टेस्टिंग एंड अदर मीन्स एग्जामिनिंग द पॉपुलेशन। ये सेम ही लाइन तो नहीं लिखती, या मैंने पढ़ा दिया था? अच्छा हाँ, सेम ही तो है। देखो अब ICI अपने ही एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में उसको बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। बेसिकली मेन आपके पास ऐसे 200 के लिए ये वाला पूरा पैरा इंपॉर्टेंट था जो मैंने पढ़ा दिया, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन की। थर्ड लिमिटेशन क्या थी अपने पास, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप इसमें हर चीज को क्या कर पाओगे, इंटरलिंक कर पाओगे अपने पहली नॉलेज के साथ। पहली नॉलेज कौन सी बेटा, AS1, इंडेस 1, इन सब की नॉलेज, यानी कि जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेक्स पढ़ रखी है उनकी नॉलेज को अप्लाई करके हम देखेंगे कौन सी लिमिटेशन को, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट ऑल्सो एंड विल फिनिश द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। तो वी आर गुड टू गो विद दैट, इट्स हियर। जैसे कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये हमने मैनेजमेंट जजमेंट के बारे में बात किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि हमें ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत कहाँ पे, टू इवेल्युएट द मैनेजमेंट जजमेंट ऑल्सो। तो जजमेंट में मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए हो गए, मुझे याद नहीं कौन सा दिया था, बट अब मैं आपको, अच्छा हाँ, मैनेजमेंट जजमेंट में एक तो मैंने आपको वारंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल दिया था, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दिया था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की। अब आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन के भी हमारे पास दो मेथड है। पहला कौन सा है, SLM, दूसरा कौन सा है, WDV। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV वैल्यू डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, मैनेजमेंट यहाँ पे अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा, बोलेगा कि इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस चल रही है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है या इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन लगता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो वहां पे मेरे को SLM लगाना चाहिए या WDV लगाना चाहिए, उसका जजमेंट हमें देखना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैनेजमेंट SLM लगाए, दूसरा ऑप्शन है कि WDV। अब SLM में क्या होगा कि अगर मेरा जो लाइफ है, हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ एसेट है
उसका जो डेप्रिसिएशन है ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हैं, उसका जो कॉस्ट है ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हैं। यानी 10 लाख का अगर मेरा मशीनरी था, ये आफ्टर एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। 10 लाख का जो अमाउंट है आफ्टर एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू है, और लाइफ मेरी कितना है 10 ईयर्स है, तो हर साल मैं 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करती रहूंगी, ठीक है। और अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में भी एसेट की वैल्यू हर साल 1-1 लाख से गिराती जाऊंगी। और डब्ल्यू मेथड में क्या होता है कि मान लो 10 लाख का मेरा मशीनरी है, उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगी पहले साल, तो 1 लाख लगा तो मेरी वैल्यू कितनी बची होगी 9 लाख। अगले साल आके यहाँ पे 1 लाख नहीं लगेगा, कितना लगेगा, बची हुई 9 लाख पे 10% लगा के 90,000 हो जाएगा, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी आ जाएगी 8,10,000। अब यहाँ पे तुम इफेक्ट देख सकते हो कि जो प्रॉफिट डिफरेंस है वो कितने से होगा 10,000 से, कैसे, क्योंकि ईयर वन में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, पहले साल में दोनों ही मेथड में 1 लाख का डेप्रिसिएशन था। बट ईयर टू में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, और यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे 90,000 आ रहा है, तो यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट में। बट दोनों ही मेथड क्या है, एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि एसएलएम भी चलता है, डब्ल्यू भी चलता है, जो अपना AS10 है और इंड AS16 है, दोनों ही अलाउ करते हैं SLM लगाना भी और WDV लगाना भी, ठीक है। तो इट्स अ मैनेजमेंट कॉल, तो मैनेजमेंट की बहुत सारी जजमेंट यहाँ पे रहेगी जिसको हम अपोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने FRF में दी गई है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट के बेसिस पे अपोज नहीं कर पाऊंगी कि अगर आपने SLM लगाया होता तो 10,000 का डिफरेंस नहीं आता, आपको WDV लगाना चाहिए था या SLM लगाना चाहिए था, ऐसे मैं उनको अपोज नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद है सब्जेक्टिविटी एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेन आइटम्स डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट्स, कुछ जो आइटम्स है वो फ्यूचर इवेंट पे बेस करते हैं, जैसे कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाती हूँ, तो अभी तो वो जो डेटर है उसका सिचुएशन ठीक है, उसका कंडीशन ठीक है, वो पे कर सकता है अपना ड्यूज को। बट मुझे क्या पता 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने जितना भी क्रेडिट टर्म्स था उसी के बीच में वो क्या हो जाए, इंसोलेंट हो जाए, तो वहां पे डिफॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं, क्या लगाने पड़ते हैं, एस्टिमेट। तो एग्जैक्ट नंबर पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, मुझे क्या पता कि अगर वो आगे जाके डिफॉल्ट करता है तो 50,000 का डिफॉल्ट करेगा या 20,000 का करेगा या 1 लाख का कर देगा या पूरा ही पैसा नहीं देगा, हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं एस्टिमेट लगाऊंगी, कौन, मैनेजमेंट लगाएगी। तो अब मैं मैनेजमेंट के एस्टिमेट को भी ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एस्टिमेट होते ही क्या है, दे आर नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, वो रेंज में भी फॉल कर सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज भी लगाए जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड पास्ट ट्रेंड भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अगर 2% का प्रोविजन बनाएगी तो भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, 5 का बनाएगी तो भी नहीं कह पाऊंगी, 8 का बनाएगी तो 40 के लिए भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, ठीक है, होगा ऐसा बहुत बार। बट जब तक अगर ऑडिटर के पास स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन है अपोज करने का तो वो अपोज कर सकता है, जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर में एग्जांपल लिया था कि पास्ट ट्रेंड के हिसाब से 10% ही रेट का डिफॉल्ट होता था, तो मुझे प्रोविजन उतना बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, वहां पे वैलिड डॉक्यूमेंटेशन थी ऑडिटर के पास पास्ट ट्रेंड्स की, तो जरूरी नहीं है हर केस में वो अपोज कर पाएगा मैनेजमेंट के जजमेंट को। फिर उसके बाद है रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू। रेंज, अब यहाँ पे तो मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया था, एग्जैक्ट अमाउंट मतलब कि एस्टिमेटेड अमाउंट बता दिया था, अब यहाँ पे डेविएशन आ सकती है। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कुछ मोबाइल फोन सेल किए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल किया, तो अब आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम अनसर्टेन होते हैं, कभी कभी उनमें डिफॉल्ट आ जाता है आफ्टर सेल्स ऑल्सो, तो वहाँ पे मेरे को वारंटी पॉलिसी रखनी पड़ती है, और वारंटी पॉलिसी की वजह से मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वारंटी प्रोविजन बनाना पड़ता है। सीए फाइनल वालों ने इंडेक्स 115 में देखा था, ठीक है। वारंटी का प्रोविजन बनाना किस तरीके से बनता है, तो वहां पे हम मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज लेके आ सकते हैं कि कम से कम इतना डिफॉल्ट तो होगा और ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। यानी कि कम से कम मैंने कितना डिसाइड किया, यानी मैनेजमेंट ने कि 2%, ज्यादा से ज्यादा 4%। हमारी कंपनी की हिस्ट्री रही है कि 5% से तो ऊपर हमारा प्रोविजन जाता ही नहीं है, तो हमने मैक्सिमम कितना रखा, 4% रखा, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। अब अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वारंटी प्रोविजन जो है वो 50,000 का बनाऊंगी, यानी मिनिमम रेंज मेरी कितनी थी 20 lakhs पे 2% 40,000, मैक्सिमम थी 80,000 4% के हिसाब से। तो अगर मैं 50,000 का प्रोविजन बनाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी रीजनेबल। 75,000 का बनाऊंगी, इस रेंज में फॉल कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रीजनेबल है। अगर मैंने 10,000 का बना लिया
तो क्या रीजनेबल होगा? जब मेरे को पता है कि ऑलरेडी 40,000 तक का तो वारंटी लाइबिलिटी आ ही सकती है मेरे पे, तो मैं 40,000 क्यों नहीं बनाऊंगी, 10,000 क्यों बना रही हूँ मैं? तो ये अनरीजनेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद है इनहेरेंट वेरिएबिलिटी। इनहेरेंट वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कांट बी एलिमिनेटेड। वेरिएबल हो सकता है मेरा आउटकम, मेरा जो आउटकम है वेरिएबल हो सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि लीगल केस चल रहा है, हमारी कंपनी को किसी ने क्या कर रखा है, केस कर रखा है हमारी कंपनी के ऊपर, तो मैं वहां पे क्या करती हूँ, जो हमारी कंपनी की लीगल काउंसिल टीम होती है उनसे बात करती हूँ। तो जो लॉयर है वो अपना ओपिनियन देगा। एक ओपिनियन ये हो सकता है कि 30% चांस है कि हम जीत जाएंगे, हमें कोई भी क्लेम पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। 50% चांसेस है कि 5 लाख पे करने हो सकते हैं। दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि 20% चांस है कि हमें 4.5 लाख देना पड़े। और ये भी हो सकता है कि 50% से ज्यादा चांसेस है, 51, 52, 55, कि हमें 6 लाख देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे AS4 और इंडेक्स 29 के हिसाब से आपने पढ़ रखा होगा कि जब हमारे रिमोट चांसेस होते हैं, यानी अप टू 50% चांसेस है, तो वहां पे हम प्रोविजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम वहां पे कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। और कंटीजेंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में नहीं आती है, वो एज अ फुट नोट दिखाया जाता है। और वही अगर मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं, 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे मुझे प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे इनहेरेंट वेरिएबिलिटी रहेगी। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटर फोकस ऑन रीजनेबलनेस। ऑडिटर क्या करता है? रीजनेबलनेस पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने AS2 और इंडेस 2 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रखा है कि इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब जो मेरी कॉस्ट थी इन्वेंट्री की वो कितनी है? 1 लाख की है। और जो NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 92,000 की है। तो वहां पे जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितने पे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री कितने पे आएगी? 92,000 पे। तो क्या मैं इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूंगी बीइंग एन ऑडिटर? नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मार्केट ट्रेंड्स को चेक करना पड़ेगा। और जो कंपनी है जो इन्वेंट्री सेल करती है उसका मुझे क्या देखना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस डेटा भी देखना पड़ेगा, कॉस्टिंग मेथड देखने पड़ेंगे, तब जाके मैं क्या कर पाऊंगी? एसेस कर पाऊंगी कि कॉस्ट और NRV दोनों ही ठीक अमाउंट पे है या नहीं है। तो यहाँ पे भी रीजनेबलनेस मुझे क्या करनी पड़ेगी? चेक करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है डिटेक्टिंग मैनेजमेंट बायस। मैनेजमेंट बायस क्या? जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक एग्जांपल दिया था कि रिवेन्यू को मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेट